चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सारे बच्चे लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। एक बार आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो। मैंने पहले से इसका सॉल्यूशन कर दिया, बस आपको केवल समझाना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए पहले से ही सॉल्यूशन कर दिया। चलिए देखते हैं जो है जल्दी से। कह रहे हैं सपोज देर आर टू विंडोज, विंडोज ऑफ द हाइट 1.5 मीटर above the ground and the other window is 3 मीटर vertically above the lower window। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक्चुअली डायग्राम बनाते समय हमें याद रखना है। एक विंडो हमारे पास ये है और दूसरी विंडो हमारे पास ये है। इसमें बोला गया एक विंडो है वो ज़मीन से 1.5 मीटर एबव है और दूसरी विंडो जो है वो पहली वाली विंडो से 3 मीटर हाइट पर है। पहली वाली विंडो से नॉर्मली बच्चे करते क्या, इसको ज़मीन से, मतलब बेस है ना, ग्राउंड है, वहाँ से 3 मीटर लेते हैं, जो कि गलत है। फिर कह रहे हैं अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन अ टू विंडोज, मतलब पहली वाली विंडो पे अनिल है, दूसरी वाली विंडो पे संजीव है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्चुअली में बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि संजीव को कहाँ पर लेना है, अनिल को कौन सी वाली विंडो पर लेना है, और जो ये एंगल दिए गए हैं 45 एंड 30 डिग्री, ये कहाँ से लेना है इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं अच्छे से। चलिए अब जल्दी से सॉल्यूशन पे आ जाइए। हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका जो ये सॉल्यूशन, जल्दी से उस पर आते। क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब देखिए, मैंने ये डायग्राम लिया है कि 1.5 मीटर ये रहा डिस्टेंस हमारा, और फिर इसके ऊपर ये 3 मीटर वाला ये है, और इन्होंने एक बैलून को ये देख रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यार देखो क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ लो कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये सारा क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब एक बैलून है जो हवा में उड़ रहा है भाई साहब, मान लो वो मैंने जी पॉइंट पर उसको लिया है। तो एक टॉप पर जो विंडो है, जो ज़मीन से अगर देखा जाए, टोटल जो वाली विंडो है ज़मीन से अगर मैं उसको देखूं, तो वो हमारे पास पूरी 4.5 मीटर हो जाए, क्योंकि 1 और 3 है, तो लगभग 4.5 मीटर पे होगी वो हमारी, ठीक है। तो वहाँ से अगर उस बैलून को देखा है तो एंगल 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री। बच्चे कन्फ्यूज है 30 किसको लेना 45, तो ऐसे ही एक सिंपल सी ट्रिक है। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया पहली विंडो 1.5 है, तो 1.5 पे पहला नाम अनिल दिया है तो अनिल होगा, और पहला एंगल 45 दिया। तो एक चीज़ को, इसको सीक्वेंस को हमको देखना होगा, ये सब रेस्पेक्ट वैल्यू होता है। पहली विंडो 1.5 है तो 1.5 हमारे पास ये हो गया, और पहला नाम अनिल है तो 1.5 पे अनिल ही मिलेगा, और अनिल से ही एंगल 45 का मिलेगा। फिर दूसरे संजीव में, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक है ये। चलिए जल्दी से इसको हटा देते हैं कलर को ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम हमारे पास है, तो वही जनरली हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि 90 डिग्री और ये वाला डिस्टेंस जो है वो मैंने एक्स कंसीडर कर लिया है। अब सपोज मैंने एक एंगल लिया, पूरा सॉरी ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला ट्रायंगल सी ई जी। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे है, केवल आपको बस कंसेप्ट बताना है। और इसमें जो एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, ये बेस होता है। तो इतना हमने ये लिया बेसिक सी चीज़, जल्दी इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अगर हमने 1045 लिया तो 10 बराबर होता है पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। चलिए अच्छा, अब ये पी अपॉन एच होता है, तो एंगल 45 के लिए पी होगा वो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, H+3, और बेस हमारा क्या है जी, एक्स है। तो बेस या, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 अपॉन है, और एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाली तो आंसर आया 3+H। सेम हम लोग अब ये वाला एंगल लेंगे जी एफ डी, ये ना हमारे पास जी एफ डी में एंगल 30 डिग्री हमारे पास ये, तो 1030 हमने लगाया, और 1030 और एच अपॉन एक्स, क्योंकि इसके लिए जो परपेंडिकुलर एच है, बेस कितना हमारे पास एक्स है, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच का मल्टीप्लाई √3 के साथ, और 3+H का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से बस कुछ नहीं, √3H हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3H, और 3+H का 1 के साथ होगा तो 3+H। कैलकुलेशन है यार अब तो। और फिर एच को एक तरफ लेके एच की वैल्यू आई 3/√3-1। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। क्या करना है, रैशनलाइज, मैं थोड़ा इसका ऊपर लेता हूँ। अब आप लोगों ने डायग्राम वगैरह याद रखना। अब इसको रैशनलाइज कर दिया, तो जब इसको मैंने रैशनलाइज किया, √3 - बनता तो √3+1 √3+1, तो आंसर आया 3√3/3
अपॉन 2 और √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1.732 होती है। वो वैल्यू पुट करके आंसर अप्रॉक्स में इसका आएगा 4.1 मीटर। यहाँ तक हम लोगों को ये कर लिया। तो पहला जो एक्चुअली हमारा आंसर है एच निकल के आया, बट ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा जो बैलून है ना उसकी हाइट कहाँ से बतानी है, ग्राउंड से। कहाँ से बतानी, ग्राउंड से। तो आप देखेंगे हम लोगों ने तो ये वाले एच निकाला, केवल इतना एच निकाला। ग्राउंड से तो हाइट पूरी यहाँ तक है, तो 3 और 1.5 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें 4.5, क्योंकि 1.5 और 3 ऐड करके तब ये हमारा जो आंसर निकल गया पूरा हमारा 8.6। अब इसी में और करके जो ये क्वेश्चन लिखा है, और करके ये और वाला भी आपको इसमें करना पड़ेगा। जो ये और वाला क्वेश्चन है थोड़ा इसको भी देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन संजीव एंड बलून। संजीव और बैलून के बीच की जो हाइट है, मतलब हमको जो हाइट फाइंड करनी है यार, वो ये वाली हाइट फाइंड करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एच हमने निकाल लिया है, और एच की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स भी आ जाएगा। देखो इसमें एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो बस ये एंगल 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं सॉल्यूशन भी इसका। कंसेप्ट बस आपको समझना, कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, तो बस अब डिस्टेंस जी डी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास थी। अब आप कहीं सर एक्स की वैल्यू आपने कैसे निकाली, ये एक्स। तो ऊपर आप देखिए एक्स बराबर क्या था, 3 प्लस एच। तो बस एच की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये अप्रॉक्स में आएगा आंसर, 50 प्लस 80 लगभग 69 के अप्रॉक्स था। तो इसका आंसर 8.4, वो आपको आंसर निकाल लेना है। स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लग सकता है आप लोगों को कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया, बट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट। चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट और देखते हैं जो इस क्वेश्चन में कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ एनी टावर इज डबल and the distance between the observer and the foot of the tower is also double, then what is the angle of elevation। एक्चुअली बहुत से बच्चे लोग इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, खैर आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताएं कि इसका एंगल जो सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा उसको देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर इज डबल। देखते हैं। सो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये हाइट मान लीजिए एक्स है, और इस हाइट का ये वाला डिस्टेंस उसके टावर के बेस से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस कितना वाई है। अब इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि आपको डबल कर दिया गया, ये चीज़ डबल कर दी, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 2x कर दिया गया और ये 2y कर दिया गया। तो फिर एंगल पे क्या फ़र्क, भाई सर एंगल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको बताते हैं कैसे। सपोज मैं इसको, ये जो एंगल है मैं इस एंगल को, तो सपोज ये एंगल थीटा है और मान लीजिए ये एंगल बीटा। अभी पता लगे, इसमें आप लगाइए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, मतलब एक्स अपॉन वाई। ठीक, अब इस वाले में आप लगाइए, इस वाले में टेन बीटा लगाइए, तो टेन बीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y। और आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन बीटा भी कितना आया, एक्स अपॉन बाई, और टेन थीटा भी कितना है, एक्स अपॉन बाई। अगर ये दोनों बराबर हैं, एक्स अपॉन बाई एक्स अपॉन बाई, तो फिर टेन थीटा और टेन बीटा भी इक्वल होंगे। तो बस यहाँ से टेन से टेन हट जाएगा कंपेयर करके, थीटा बराबर बीटा। तो कहने का मीनिंग है कि अगर आप उसकी हाइट को डबल करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल करते हैं, एंगल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे केस स्टडी के भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए पहले से ही सॉल्यूशन लिख लिया था कि अगर इस पे लिखता तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर फिर भी आपका जो भी फीडबैक है, क्योंकि मैं भी पहली बार ट्राई किया है मैंने इस पर, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बताना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का केस स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग एज़ यूजुअल क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट करिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को। एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहे अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटेड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर दिस। कुछ नहीं करना है, इसमें एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स ये सब है, ठीक है। हिंदी के लिए 60 है और इंग्लिश के लिए 84 है और मैथमेटिक्स के लिए 10 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। In each room, the same number of participants are to be seated and all
देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जैसे ही आपने देखा सेम नंबर आ गया, मतलब सेम नंबर हो या इक्वल्स लाइन हो, इक्वल की बात कहीं पर भी होती है तो वहाँ पे HCF ही फाइंड करते हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन मैक्सिमम शब्द आ गया, मैक्सिमम का मतलब भी HCF ही होता है। तो वैसे भी ये 60, 84 और 108 स्टूडेंट्स हैं, एक ही रूम में बैठाने हैं सेम नंबर, तो ऐसे में HCF ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, तो मैंने पहले से ही सॉल्यूशन इसलिए करके रखता हूँ कि जिससे आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे लिखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा, कंसेप्ट वही सब है। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन HCF फाइंड करना है। तो ये 60 का, 84 एंड 108 का, इन सब के मैंने क्या किया, फैक्टर किए। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं, एक ऐसे नंबर जो तीनों नंबर्स में कॉमन है। जैसे देखो 2 2, ये पूरा 2 इसमें आ रहा है, ये पूरा 2 इसमें आ रहा है और ये पूरा 3 इसमें आ रहा है। ये 2, 2 और 3, ऐसे ही ये 3 नंबर्स हैं जो कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन है। तो दिस इज योर आंसर। HCF ऐसे ही फाइंड करते हैं, सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कितने कम से कम रूम नंबर चाहिए ये जो कि जिसमें सारे बच्चे बैठते हैं। अब एक बात सुनो, ये 12, हर रूम में 12 बच्चे बैठ रहे हैं हर रूम में, यस। और कितने रूम चाहिए, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 60 + 84 + 10 और 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इससे हमको पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, मिनिमम नंबर है तो सोचता लो LCM फाइंड कर दें। अरे नहीं यार, ये 12 मैक्सिमम बच्चे हैं, तो जितने बच्चे ज़्यादा होंगे रूम उतने ही कम होंगे। तो सिंपल सा HCF 12 है, जितने भी रूम है सब में आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। चलिए क्वेश्चंस को आगे देखते हैं, एक्चुअली हम क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, 3 पे हम लोग आते हैं। LCM की बात कर रहे हैं, 60, 80, 84, तो भैया वैसे ही फैक्टर करिए और जो तीनों में होता है पहले उसको लिख लीजिए, ये 2, ये 2 और ये 3, तो ऐसे मैंने लिख दिए। अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनको 5, 7, 3 थी, इनको ऐसे ही लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका LCM निकल के आ गया। तो आंसर है 3680, तो 3680, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM। LCM अभी फाइंड किया है और HCF हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा HCF हो गया, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कह रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हम लोग कर ही लेंगे, तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कोई नहीं, 108 के फैक्टर कीजिए और ये कैसे इनकी पावर में इसको लिखना है, प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 टाइम है 3 की पावर 3, दिस इज योर आंसर। तो एक्चुअली मैं सॉल्यूशन पहले इसलिए लिख लेता हूँ पहले से कि जिससे हमारा टाइम टेकिंग बहुत कम हो जाता है, कंसेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा डीप में समझा सकता हूँ। अगर मैं सॉल्व करने बैठूँगा इसको तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे लोग ये कंफ्यूज होते हैं सर LCM फाइंड करना है या फिर HCF, ये 2 ही कंसेप्ट हैं। तो कहीं पर भी अगर सेम की बात हो जाए, कहीं पर भी सेम नंबर्स की बात हो जाए, सेम की कि सेम नंबर ऑफ लाइंस या सेम स्टूडेंट्स या सेम रूम्स या सेम कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हम लोग HCF ही फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करते हैं या और बाकी सारे क्वेश्चन वो LCM मैक्सिमम आ जाए तो वो भी एक HCF का ही सिग्निफिकेंट है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई एडवाइस करनी है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए यार। इसमें आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टारगेट 95 की, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका है टारगेट 95। अगर आप उसके सारे वीडियो करके जाते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 95+ नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच। एक और केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा
कह रहे हैं कि टू इन्हांस द रीडिंग स्किल ऑफ अ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ लाइब्रेरी। मतलब बच्चों की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराना है तो आपको और आपके और 2 दोस्तों को सिलेक्ट किया गया है कि वो क्लास लाइब्रेरी का सेटअप बहुत अच्छे से करें। देयर आर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से बताया गया। ये एक लाइब्रेरी को दिखाया गया इमेज के साथ। अब इतना करने के बाद सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी इक्वली अमंग स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही आपने मिनिमम नंबर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सीधे हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे किनका, जो 32 और 36 का एलसीएम फाइंड करें। बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे ही हमको पता लगा कि इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू, ये तो सब सॉल्यूशन ही नॉर्मल। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन करके मैं आपको सीधे आता हूँ सॉल्यूशन पे लेके आता हूँ एक्चुअली मैं, इसीलिए मैं पहले से सॉल्यूशन करके इसलिए रख लेता हूँ जिससे यह टाइम बचे हमारा। एक्चुअली में कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस रहे हमारा और इस चीज़ पे थोड़ा कम जाए सॉल्यूशन पे। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक कर लें। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया मिनिमम नंबर एलसीएम फाइंड करते हैं। एक 32 है, एक 36 है, इनके आपने फैक्टर किए। एलसीएम कैसे होगा, जो दोनों में कॉमन है, ये 2, इसको एक बार लिख दिया, ये देखिए। अब ये जो कॉमन है इसको एक बार लिख दिया, बाकी जितने नंबर बचे हुए ये और ये इनके कोई भी पेयर नहीं है, इनको एज इट इज़ लिख दिया गया। फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना है, 288। अब ये 288 है क्या, एक्चुअली मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन हमारा सी है, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए बताएं ये 288 है क्या एक्चुअली। ये 288 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है जो 32 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली में 32 और 36 से डिवाइड होने वाले इनफाइनाइट नंबर होंगे, बट 288 ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्चुअली में यही बोला गया था कि इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आंसर हो गया मतलब आपका ये। चलिए सेकंड, अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाला क्या था, सेकंड को देखते हैं। कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, एक नंबर हमारा पास है 32 और 30 से, और एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर के बराबर आता है। एलसीएम 288 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एचसीएफ पूछा था तो इसका इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। मतलब हमारा जो एचसीएफ है हमारा कितना आ गया जी, 4 आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हो गया। अब केवल हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, इस पर हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली हमारा बोल क्या रहा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब 36 के प्राइम फैक्टर करने हैं ऐसे नंबर जो कि केवल प्राइम है। तो 2, 2, 3 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर है। 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 और 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2। वेरी सिंपल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन तो इन्होंने एनसीईआरटी का रखा क्वेश्चन दे दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 ये कंपोजिट नंबर है, हमको वैसे ही पता है एनसीईआरटी का रखा हुआ क्वेश्चन। फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं कि इस वाले नंबर में 15 कॉमन आ रहा है। देखो 15 कॉमन आ रहा है और 15 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ये हमारा आया। तो देखिए ये एक नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया, और 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी को डिवाइड करता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए और जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका जो आंसर आ गया वो ये हो गया, सेक्स ऑप्शन बी, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिंपल था ये। चलिए फिफ्थ पर आते हैं। कह रहे एक पी है जो कि पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, एक क्यू है जो क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है। तो ऐसे पी और क्यू को एलसीएम फाइंड करो, बहुत ही सिंपल है। ए बी स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू बी और ए स्क्वायर बी को ए इंटू बी। एलसीएम फाइंड करना है, पेयर बनाइए, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। तो जो पेयर एक है इसमें से एक नंबर लिखेंगे, ये इसमें से एक नंबर लिखेंगे और जो बचे हुए हैं ये 2 इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो ए 2 बार है ए स्क्वायर, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन हो गया बी।
इस तरीके से हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन को समझेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, केस स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो उसी बेस पर होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज होती है जिससे आपको थोड़ा सा पढ़कर समझकर आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। मैं आपको 50 आपको मैं कराऊंगा केस स्टडी क्वेश्चन, और ये आपको 100% गारंटी कि उनमें से 3 जो आपके केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के, आपको इन्हीं के अंदर से मिल जाएंगे। बस आप लगे रहिए और देखते रहिए। आप फिर भी अगर कोई एडवाइस है, कोई डाउट है तो आप बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार शेयर, ठीक है। ओके। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप कुछ कंसेप्ट है जो आप नया सीखेंगे। तो पहली रिक्वेस्ट है कि पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग ना एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा, समझ तो आएगा लेकिन फिर वो आपका लॉजिक नहीं रहा। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा, अ फार्मर वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पेन। तो पेन जो है यार समझ गए होगे डायग्राम देख के। पेन एक ऐसा गार्डन होता है जहाँ पर आप अपने पालतू जानवर को रखते हैं चारों तरफ से बंद करके। उस एरिया को ये लोग पेन बोल दिया जाता है, ठीक है। पेन, ये जो हम लोग कलम भी बोलते हैं पेन को, इसका एक और सिनोनिम्स है जो कि आप मतलब किसी ग्राउंड पर अपने पेट एनिमल्स को आप रखते हैं नॉर्मली, तो उस जगह को भी एक पेन बोल दिया जाता है। चलिए ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये है गार्डन नियर हिज हाउस, ठीक है। टू मेक द पेन अ फार्मर प्लांट, उसको पेन बनाना है मतलब, तो उसने एक प्लान किया है, एक वुडन फेंसिंग कराई है, कवर द 3 साइड। जो इस चीज़ पर आपको जोर देना, 3 साइड, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे उसने ये बनाया इस तरीके, 3 जगह से उसको फेंसिंग करनी। फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे या तो उसको तार लगाने हैं या कुछ भी लगाना है जिससे जानवर भागे ना। जैसे इन्होंने जो डायग्राम में दिखाया, ये इन्होंने वुडन का लगाया हुआ है ना। तो ये कह रहे ही हैज 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल टू कवर द 3 साइड। मतलब ये जो 3 साइड है इस क्वेश्चन में, यही बस हिडन है, ये अच्छी चीज़ है। ये 3 जो है इसको बंद करने के लिए उसको कितना मटेरियल चाहिए, 60 मीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी पर फोकस करना है और इसी पर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। और जो चौथी साइड बची है वो उसने दीवार की बनवा दी है, किसकी, ब्रिक की, ईंटों की दीवार की उसने बनवा दी। सब उसने ये बनवा दी है, ये ईंटों की दीवार उसने फिक्स पोर्शन कर दे, क्योंकि करना तो उसको चारों तरफ से ही बंद होगा, अदरवाइज जानवर निकल के चले जाएंगे। ये इस तरीके का है, और ये इसकी मान लो विड्थ है, हमने विड्थ इसको एक्स ले लिया, आगे समझेंगे भी अच्छे से क्वेश्चन। ये इसकी लेंथ है, हमने इसको लेंथ कंसीडर किया डी, और इसको मैंने, इस वाले को मैंने विड्थ कंसीडर किया। इतना ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्चुअली में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को, मैं जो बातें पूछी गई हैं मैं केवल अब यार उस पर ही फोकस करूँगा जो बातें पूछी गई। अब मैंने पहले से, आपको पता है एज़ यूजुअल कि मैं सॉल्यूशन को पहले से ही करके बैठ जाता हूँ, कि जिससे थोड़ा सा क्या टाइम टेकिंग कम होता है हमारा। चलिए अब आ जाइए। फिर कह रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही पार्ट है वो ये है, कह रहे हैं इफ़ द विड्थ बी एक्ट देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पेन। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके यहीं पे आप जरूर एक बार लेंथ को फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप फंसोगे यहाँ पे, और मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको अच्छा सर ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में कंसेप्ट पर जाओ, कंसेप्ट पर जाओ, लॉजिक पर जाओ, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से लॉजिक पे आता हूँ। कह रहे विड्थ एक्स है। अब यहीं पे बात समझनी, मैंने क्या किया है कि ये जो इसकी है, ये विड्थ को मैंने एक्स ले लिया, ये इसकी लेंथ वाई है, और जो इधर है ये वाली जो ये है, ये दीवार से उसने बना दी गई है, मतलब वो फिक्स है, तो वो भी लगभग वाई होगी, पक्की बात है वाई होगी, क्योंकि लेंथ अब रेक्टेंगुलर बोला है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर जोर देने वाली बात क्या है कि 3 साइड का सम है 60। वॉल को तो कंसीडर करना ही नहीं है हमको, वॉल को कंसीडर नहीं करना है, तो केवल 3 का इनका जो सम है वो 60 है। तो x और x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो y आया 60 माइनस 2x। तो हमारा जो पहला आंसर हो गया 60 माइनस 2, मतलब फर्स्ट का a हो गया 60 माइनस 2x। अब यहाँ पे एक बच्चा सोच सकता है कि सर हम इसको ऐसे करते, हम क्या करते कि लेंथ को कंसीडर कर लेते y
और इसको सर हम कंसीडर कर लेते एक्स नहीं डियर, क्योंकि लेंथ जो होती है ऐसा कंसीडर किया जाता है कि वो विड्थ से ज़्यादा ही होती है, और जिस तरह उसने दीवार लगाई वो हम लोग उसको ज़्यादा मानेंगे ऐसा। इसीलिए तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से सोचना है, अपने विवेक का यूज़ करके, डिस्क्रेशन का यूज़ करके आपको ये सोचना है क्या इसकी विड्थ हो सकती है और क्या इसकी लेंथ हो सकती है। इसी चीज़ को आपको फोकस करना है, इसलिए ये पहला ही जो पार्ट था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एरिया एरिया पूछा तो एरिया हो रहा है एल इंटू बी, और वो एल क्या है मतलब लेंथ है वाई और ये है एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या है 60 माइनस 2x और ये एक्स है, मल्टीप्लाई कर दिया बस 60x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा थर्ड पार्ट है, अब ये कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द एरिया इज 250 मीटर स्क्वायर। देखो ये 60 माइनस 2x स्क्वायर एरिया है, एरिया ही तो हमने निकाला है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 250। तो बस ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये माइनस का जो 2x स्क्वायर था इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 60x से इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 250 ऐसे का ऐसा ही रखा रहेगा। तो ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसमें आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, अगर आपने डिवाइड किया तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 125, क्योंकि ये भी हो सकता है आप लोग अगर करें तो आपको ये आंसर मिले, ये भी हो सकता है 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ना भी करो तो इतना भी छोड़, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ऑप्शन नहीं था ना कोई भी, तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल विड्थ अगर एरिया 400 है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरिया 250 दिया था इस वाली क्वेश्चन, अब एरिया 400 दिया तो मैंने 400 पहले से ही रख दिया, अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 2 इसमें था, इससे डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200। जब डिवाइड होगा तो याद रखिए डिवाइड सभी में होता है, LHS में होता है, RHS में होता है, तो जीरो में भी 2 का डिवाइड होगा, लेकिन जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं डियर आंसर जीरो ही आता है। तो बस अब ये 30x है और 200 के हमने फैक्टर किया तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, तो 30 को लिखेंगे माइनस का 20x और माइनस का 10x, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 20, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 20, तो फैक्टर हो गया, एक बार इसको रखा जीरो के इक्वल तो x की वैल्यू 20, इसको रखा तो x की वैल्यू 10, तो दो विड्थ आ गई, 20 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। देखो यार मैं सॉल्यूशन पहले इसलिए लिखता हूँ, इससे क्या होगा ना वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मैं क्योंकि अगर मैं इसको लिख कर करूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, और अगर 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 अच्छा लगा तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लो। मैंने 1500 लगभग वीडियो अपलोड कर दिए हैं, किसी वीडियो में बोलता नहीं लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे क्या पता कि आप लोग इस बात को दिल पे ही लेके चले गए हो। 1500 वीडियो बहुत हो जाते हैं यार, कल 9 से लेके 12 तक का सारा अपलोड कर दिया, NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट 95 सीरीज भी चल रही है, तो इतना तो यार देख लो ना, करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास 10th का केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर 5 का है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। चलो जल्दी से मैं एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन क्या रहा है। मनदीप कौर इज़ अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉर्ट पुट ही थ्रो दिस। इनके बारे में बताया गया। मनप्रीत कौर ये भारत की विमेन एथलीट्स हैं और इन्होंने एशिया ग्रांड प्रिक्स 2017 में 18.86 का थ्रो करके वहाँ पे इन्होंने मेडल जीता था। बिगेस्ट डिस्टेंस फॉर ए इंडियन फीमेल एथलीट एवर। तो ऐसे ही इनको देख के कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीता इज अ डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक वन। इनसे इंस्पायर होकर संजीता ने ऐसा सोचा है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी इन ओलंपिक गेम में एक दिन। तो अब उसके बारे में बताएं। इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर ओनली। जब उसने पहले दिन थ्रो किया मंजीता ने तो 7.56 मीटर दूर गया। बीइंग एन एथलीट इन अ स्कूल, वो चाहती है कि स्कूल में वो एथलीट बनी रहे। सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। मतलब वो उसने जब फर्स्ट डे थ्रो किया तो उसका 7.56 गया और वो प्रैक्टिस कर रही है इवनिंग में भी मॉर्निंग में, तो हर ऐसा एवरेज है कि एवरी वीक
वो 9 सेंटीमीटर इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ यू शुड कीप इन माइंड कि जो फर्स्ट थ्रो था उसकी यूनिट मीटर है और सेकंड वाले की सेंटीमीटर है। तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो दोनों ही पहले तो सेम होनी चाहिए। मतलब 9 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे यू हैव टू डिवाइड बाई 100, सॉरी 0.09 मीटर इम्प्रूव कर रही। एक ही बात है, या तो 9 सेंटीमीटर बोलो या फिर ये बोलो। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या और दिया गया है। तो ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो 12 टू अचीविंग हिज रिमार्केबल प्रोग्रेस। एक स्पेशल कैंप था, कोई मान लो प्रैक्टिस के लिए 15 दिन का एक स्पेशल कैंप था। तो वो हर दिन 40 थ्रो कर रही फर्स्ट डे, सेकंड डे उसने 12 बढ़ा ली, फिर सेकंड डे उसने 12, मतलब इस तरीके का वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रही, क्योंकि उसको एक रिमार्केबल प्रोग्रेस चाहिए। वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। तो जैसा क्वेश्चन को देखकर पता लग रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। फिर क्या क्या पूछा गया, चलिए उसमें देखते हैं कि हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो जब फर्स्ट डे उसने 40 थ्रो किए हैं, अगले क्या होगा 14 + 12 ऐड करो मतलब 52, ऐसी फिर इसमें 12 ऐड करो 64। तो ऐसे ही करें 11th डे उसने कितने थ्रो किए होंगे। फिर व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो उसने 6 मंथ में उसने कितने थ्रो उसने किए होंगे 6 मंथ में, उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी सी एबल टू अचीव, इतने मीटर पहुंचने में उसको कितने दिन लग जाएंगे या कितने थ्रो लग जाएंगे। और हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग 15 डे। ये सारे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एपी का क्वेश्चन है। तो केस स्टडी एक्चुअली में जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि ये जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। ये आपको लैंग्वेज में बता के और ज़्यादा ये सिंपल हो जाते हैं। तो चलिए मैं केवल क्वेश्चंस को यहाँ पे रखूँगा, और आपको पता है एज़ यूजुअल मैं पहले से ही सॉल्यूशन को इसलिए करके रखता हूँ जिससे टाइम टेकिंग ज़्यादा वीडियो ना हो, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए पहले से ही मैंने सॉल्यूशन रखे हुए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे। 11th डे में उसने कितने थ्रो किए। देखो फर्स्ट डे उसने 40 के, मैंने पहले से ही लिखा। सेकंड डे उसने 40 + 12 मतलब 52। थर्ड डे 52 + 12 मतलब 64। तो ये एपी बन रही 40, 52, 64। हमको पता करना 11th डे, तो ए 11 फाइंड करेंगे और फॉर्मूला होता है ए + 10 डी, मतलब एक कम हो जाता है। वैसे तो फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1 into d। तो n क्या है 11, 11 से एक कम होगा 10, तो एक कम हो जाता है। अब इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ऐसा टीचर मानकर चलता है कि बच्चों को बेसिक आता है। तो एक की जगह 40 और 10 की जगह 10, और डी डिफरेंस कितना है 52 से 40 का 12। तो हमारा आगे मतलब उसने 11th डे में उसने 160 थ्रो किए होंगे। अब कह रहे हैं व्हाट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझाएंगे। अब देखिए वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करती है एवरी वीक। तो अब ये कह रहे हैं 6 मंथ में उसने कितना इंप्रूव कर लिया। तो 6 मंथ में यहाँ पे 26 वीक्स हो गए। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो हमको पता है कि एक वीक में जो होते हैं वो 7 डेज होते हैं। अब 6 वीक की बात कर रहे हैं, 6 वीक, तो 6 लगभग 180 डेज हो गए। और 180 डेज में 7 से डिवाइड करो, पता लगाओ कि वीक कितने होते हैं। तो 7 × 2 = 14, 40, ये हमारा इधर आएगा 40 हो गया। और 7 × 5 = 35, और लगभग 25.8 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। फिर आपको ये भी समझना है कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है और समझना है कि 6 मंथ में 26 वीक्स हो गए। तो बस अब हमको A26 फाइंड करना है। चलिए अब देखते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया मामला, इसको मैं हटाता हूँ। चलिए अब देखिए कि A26, अब देखो फर्स्ट डे जब उसने थ्रू किया था तो 7.56 था बेसिक। फिर वो एवरी वीक वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करी, मतलब 0.09 मीटर। तो सेकंड डे उसने इतना किया, थर्ड डे और 0.09 ऐड कर दिया। तो ऐसे ही हमको फाइंड करना है 26 में वो कितना कवर कर लेगी। तो a + 26 - 1 × d। तो a की जगह 7.56 और 26 - 1 25, और d की वैल्यू 0.09। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 9.81 मीटर। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी ऐसे। चलिए अब देखिए मैं इसको इतना रखता हूँ। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि और मैं व्हाट विल सी एबल टू अचीव 11.16 मीटर, कि इसको 11.16 मीटर थ्रो करने में कितना टाइम लेगी वो।
कितना टाइम ले, कितनी बार मतलब वो करेगी या कितने वीक्स में, इसको हमको फाइंड करना। तो स्टार्ट में 7.56, फिर 7.65 क्यों, 0.09 ऐड कर दिया। तो ऐसे ही डॉट हम चाहते हैं कितने वीक्स में हम पता करना चाहते हैं उसने ये 11.1 से अचीव किया। तो ऐसे लेट करते हैं कि उसने सबसे एंड में, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 11.16, ए की वैल्यू 7.5 से एन माइनस वन, ये एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी, इंटू डी 0.09। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.60 और 0.09 से डिवाइड होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 4 जा 40 आंसर आया। और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एन कितना आ गया हमारा 41, मतलब 41 वीक्स में वो जाके 11.16 को कवर कर लेगी वो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये लास्ट वाला, हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग एंटायर कैंप ऑफ 15 डे। तो चलिए मैं इसको लेके आता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ। इसको मैं इतने में आपको ही समझा देता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ पे कि हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग द एंटायर के, मतलब पूरे एंटायर के 15 डेज में मतलब कितने थ्रो किए। तो मतलब अब सबका सम फाइंड करना, टोटल पता करना है। तो फर्स्ट डे 40 थे, फिर 52 थे, तो ऐसे ही हमको सम फाइंड करना। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, आपको याद होना है। तो 15, एन की जगह 15, तो ए की जगह 40 और डिफरेंस कितना है 12, तो इसको ऐड करेंगे और आंसर आएगा 1860। देखिए केस स्टडी क्वेश्चन में क्या है, मैं जल्दी से इसलिए सॉल्यूशन करके रखता हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो लैंग्वेज है हमको उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 10th एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जल्दी से एक बार एज यूजुअल क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर लीजिए बहुत जल्दी से। हाँ, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। जल्दी से एक बार हम लोग भी समझते हैं कि अगर अ साइक्लिस्ट इज क्लाइंबिंग थ्रू अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज हाईली स्ट्रेच एंड टाइड विद फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एज ग्राउंड। ठीक है, आप समझिए ये हमारा पोल है, ये इस पे एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, टाइटली इसे अटैच कर दी गई इस तरीके से ये। और इस पे एक लड़का, ये एक आर्टिस्ट है, एक साइकिलिस्ट है, आप बोल सकते हैं कि वो साइकिल लेके चल रहा है। और जो आर्टिस्ट है इसका जो यहाँ से स्टार्ट किया है ये, और ये जो चीज़ है इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं, हमको अभी नहीं पता, हम लोग सपोज एक्स मान लेंगे, वो आगे देखते हैं इसका काम होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ तक तो यार क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ तो कुछ नहीं है वो। और अब क्वेश्चन एक्चुअली में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, मुझे आपको इमेज तो याद रहेगी यार है। तो चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर फर्स्ट पार्ट की ही बात करता हूँ तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई 60 डिग्री। ठीक है, और एक बार एंगल 60 है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी एंगल को 45 कर दिया गया, तब आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल 45 रखा है, लेकिन जो रोप थी 20 मीटर, अब उसको 3 मीटर कम कर दिया गया, मतलब टूट गई है, मतलब 3 मीटर कम हो गई, अब वो 17 मीटर की रह गई है। और ये कह रहे हैं अगर एंगल को 60 डिग्री कर दिया गया है तो उसका जो बेस है आर्टिस्ट का और पोल का ग्राउंड लेवल उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, बट एक बात बोलेंगे आपसे, जल्दी से आप लोग पहले इस क्वेश्चन को अपने लेवल से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर जब मैं सॉल्यूशन इसका दिखाऊंगा तब आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत। ये एक सिंपल सा एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखने नहीं बैठे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा। तो मैंने पहले से ही आपको पता है कि मैं पहले से इसका सॉल्यूशन करके रखता हूँ। तो जल्दी से इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा, तो इधर जाओ, अरे आ जाओ यार। चलो मैं साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी रखता हूँ और इधर आपके सॉल्यूशन चलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई रोप विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए हमने ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये हमारे पास स्ट्रेच है 20 मीटर का और एंगल कितना दिया 60। हमको फाइंड करना क्या था, हाइट, जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी थी। तो ये एंगल 60 है और हाइट ये हो गई। अभी इस हाइट को हमको फाइंड करना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर केस स्टडी क्वेश्चन को आप भूल जाए, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ
हाँ बेटा, ये छोटा सा कंसेप्ट है जो बच्चों को मजे मजे में टीचर याद कराता है। साइन होता है, इधर कॉस होता है, ये सब टेन, फिर इधर कॉट, और फिर ये सेक, ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा। चलिए अब देखो, ये जो हमारे पास एंगल है, किसी भी एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 20, हाइट पूछा था, पी पूछा, अगर एच गिवन है, पी और एच किस में होता है, साइन में। तो साइन 60 बराबर, तो यहाँ पे साइन 60 क्यों लगाएंगे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे साइन 60 क्यों लगेगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं साइन 60। तो साइन 60 बराबर ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि 60 के सामने वाला पी ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। तो बस साइन 60 की √3/2, 2 से कट गया 10, और 10 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 10 √3। नेक्स्ट में सब कुछ वही है, बस इतना बोला कि एंगल है वो 45 ले लिया है, तो साइन 45 होता है 1/√2। अब फॉर्मूला वही रहेगा, ए बी की वैल्यू 20 है, तो 20/√2। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इतना तो आप हम लोगों को आना चाहिए। ये 20/√2 नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि √2 नीचे आ रहा है, रैशनलाइज कर सकते थे। तो 20 को लिखा मैंने 2 × 10, 20 को, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, कैलकुलेशन को सिंपल करने के। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, ये तो आंसर आ गया 10√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, कह रहे 3 मीटर जो रोप है ना, ये भैया ब्रोकन हो गया, टूट चुकी है ये। तो अब ये कितना हो गया, 17 हो गया। तो फॉर्मूला वही रहेगा 17/√2। अब आप लोग करना चाहें 17/√2 को, अगर आप करना चाहते हैं रैशनलाइज, तो आप कर सकते हैं √2/√2, बट आंसर सीट में यही था, इसलिए मैंने आगे नहीं किया। तो 17√2/2 ये भी आंसर हो सकता है आपका। चलिए अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लास्ट में बोला गया कि एंगल 60 है, ठीक है, मैंने 60 ले लिया। अब आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था बस। तो ये एक्यूट एंगल है, एंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है कॉस में। तो कॉस 60 बराबर बेस बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो कॉस 60 वैल्यू 1/√2, 2 से ये कैंसिल हो गया 10 बार, तो बेस कितना आ गया 10 मीटर। देखिए केस स्टडी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ हर 2-1 दिन में, और लगभग मैं 50 केस स्टडी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। और ये प्रॉमिस है कि आपके 12 नंबर इन्हीं के बीच से आएंगे। और केस स्टडी क्वेश्चन जो भी होते हैं, ये आप तभी करिए जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। कम से कम एनसीईआरटी तो आपको आना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जाके केस स्टडी करता हूँ या सरसर रीजन करता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल कंसेप्ट को रटेंगे। तो लगभग मैं 7-8 केस स्टडी क्वेश्चन अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, और डेली और भी करेंगे। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम तक कर देंगे, और ये एश्योर आपको कराता हूँ कि 12 नंबर आपके ये कन्फर्म रहेंगे। बट रेगुलरली आप पढ़ते रहिए, नए नए कंसेप्ट समझिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन में, और मैंने चलाया हुआ भी है टारगेट 95+ वाली सीरीज़। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द लाइफ, जय हिंद। क्लास 10 का एक और केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 7 से है। तो एज़ यूजुअल जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो। और 7 चैप्टर का अगर बेसिक नहीं आता है तो फिर केस स्टडी करना बेकार है। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक कंसेप्ट जो आने चाहिए, तो उसके बाद ही केस स्टडी पर हम लोगों को जाना चाहिए। तो जल्दी टाइम बेकार नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। डायग्राम हमको ये दिया गया है, कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी सी एट आई एंड एच के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, एफ और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके बाद ये इनके बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मैं पहले से ही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, बट इस फिगर में जो आपको ध्यान देना है, इस फिगर में जो आपको ध्यान देना है वो ये है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पहले, जिससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। चलिए आ जाइए। अगर बात कर रहे हैं पॉइंट बी की, तो देखो बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड, हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे, जो ये बी की लाइन आ रही है किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 5, वाई एक्सिस पे कहाँ जा रही है, 5 पर। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 5,5। पहले जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देंगे। अब बात करें कोऑर्डिनेट सी की, तो सी देखो सी पॉइंट है ये, सी पॉइंट, चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब सी पॉइंट पर फोकस करते हैं। सी पॉइंट हमारा ये रहा। अभी एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, अगर मैं सी की बात करता हूँ। और सी के साथ वाई पे कहाँ जा रहा है, 5 पे। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 3,5। ऐसे जो एक आध और एग्जांपल लेते हैं, आई की बात करते हैं। आई, तो इसको हटाइए, आई की बात करते हैं, आई पे आइए। तो आई जो हमारा वो ये रहा, ये आई किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 11/3।
11/3 और ये आई इधर किस पे आ रहा है 3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के ही पॉइंट को लिखते हैं। ये एक जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला है, या आप बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपको पहले एक्स एक्सिस के ही लिखने हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिए कोऑर्डिनेट वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, यही ये सारे कंसेप्ट पूछा। एज यूजुअल मैंने पहले से ही सॉल्यूशन को आप लोगों के लिए पहले से ही करके रख लेता हूँ, जिससे टाइम बचे, क्योंकि कैलकुलेशन बस आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहे हैं कि बी कोऑर्डिनेट पहले बता दी मैंने, सी कोऑर्डिनेट पहले से ही आपको बता दी, उनका मिड पॉइंट पूछा था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इसको मैं साइड में करता हूँ और इस वाले को मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। चलिए अब देखिए, मिड पॉइंट निकालता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बी और सी का, तो बी के कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट हमने पहले से लिख लिए। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट जो टर्म्स हैं इनको ऐड करो डिवाइड बाई 2 और वाई वालों को ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो 5 + 3/2 4 और 5 + 5/2 5 हो गया। ठीक है, एच के कोऑर्डिनेट क्या है मैंने लिख दिए, पर एच हमारे पास ये रहा, ये इधर आ रहा है 13/3, उधर वाई पे है। ऐसे ही आई के कोऑर्डिनेट, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करता, मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करता एच आई का, तो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसको मैंने जो दिया है वो x1, दूसरा वाला हमारा y1, ये हमारे पास x2 और दूसरा वाला हमारे पास y2। चलिए पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x2 है 11/3 माइनस x1 13/3 13/3, y2 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11/3 माइनस 13/3 माइनस का 2/3, क्लास 10th में हो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -2/3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। अब -2/3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 4/9, इसका 4 ऐड किया तो यहाँ पे बच्चों को हो सकता है सर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, चलो इसको बता देते हैं। खैर ये क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट है, बट फिर भी ये आना चाहिए था, तो चलो एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 9 आया, तो ये होगा 4 और 4 9 जा 36, मतलब रूट के अंदर 40/9। अब 40 के अगर हम फैक्टर करते हैं 40 के, तो देखिए क्या होंगे 2 फिर 20 फिर 2 और फिर हमने ये किया फिर से 2 × 5, तो इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, रूट के अंदर 5 2 जा 10 और ये 9 था, 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये मतलब क्लास 9th का बेसिक कंसेप्ट है जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको हमने ये लिख दिया जो 2√10/3। ठीक है, अब कह रहे हैं ऐसी एफ और डी के पॉइंट उनके बीच का डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग बहुत पढ़ा हुआ है, इस तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल दिया। चलिए अब इस पे आते हैं। कह रहे हैं कि एल और एच के कोऑर्डिनेट निकाले, उनके बीच में पॉइंट है टी, जो इनको 1:2 में डिवाइड करे, सेक्शन फार्मूला है बस। तो ये x1/1 ये x2/2, इनके बीच का पॉइंट टी x, y, रेशियो है 1,2, सेक्शन फार्मूला, तो x, y m2x1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। m2 की वैल्यू 2 है, सॉरी m2 कितना है, हाँ 2 है। यहाँ पे फॉर्मूले मैंने m1 कर लो, चलो m1, और ये फॉर्मूले खैर आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट वैल्यू मैंने उसके अकॉर्डिंग रखी थी। तो m1 की वैल्यू 1 है और x1 हमारे पास 13/3 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x2 हमारे पास कितना है 10/3। ये इस तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूले में हम m1 + x2 m2 x1, इसको आगे पीछे लिखना कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मीनिंग है m2 x1 प्लस m1 x2, कैसे भी लिख दो आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने किया बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 4, इनकी वैल्यू पुट करना है, फिर इनको ऐड करके और ये कर देना है। बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि देखो चैप्टर की बात करें, चैप्टर 7 ये गरीबों का चैप्टर है। जितने बच्चे मैथ्स में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं, मतलब जिनको मैथ बहुत वीक है, तो उनके लिए 7 चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर 2 और चैप्टर 14, अगर मैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये उनके लिए दवाई का काम करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो बीमार हैं मैथ्स में, उनके लिए ये। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। और भी
बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 के या केस स्टडी के अदर्स चैप्टर्स के, तो वो अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहिए। फिर भी कोई डाउट्स हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। क्लास 10th का केस स्टडी का जितने इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उतने इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में आप लगा दो। जल्दी से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लो, और ये सारे बच्चों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और देखो जल्दी से, फिर उसके बाद ट्राई करो। नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा सॉल्यूशन देखने में। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। ये बोल रहे हैं कि 19 स्ट्रिंग्स आर हैंगिंग ऑन अ डोर मेड ऑफ पर्ल्स एंड द ट्रायंगुलर शेप ऑफ ग्लास है। मतलब ये हैंगिंग डोर, मतलब एक डोर पर ये हैंगिंग नहीं कर देते नॉर्मली डिजाइन के रूप में, इस तरीके से इसमें 19 स्ट्रिंग्स है। ध्यान देने वाली बात ये 19 स्ट्रिंग्स है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं द फर्स्ट स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग मान लो ये है, इसमें 100 पर्ल्स हैं, मोती हैं, और एक गिलास की रॉड है ट्रायंगुलर शेप में, एक गिलास है। अगर ये हम बात करते हैं, ये फर्स्ट मतलब 1 से लेके 19 तक स्ट्रिंग है उस डिज़ाइन में, तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी बात करें। अगर बात करते हैं सेकंड स्ट्रिंग, मान लो ये सेकंड स्ट्रिंग है, तो कह रहे हैं आगे कि हर स्ट्रिंग में पर्ल्स डिक्रीजेज बाई 2 एंड द ग्लास इंक्रीजेज बाई 1। अब यहाँ पे पर्ल्स कितने रह जाएंगे 98, और ग्लास डियर कितने हो जाएंगे 2। इस तरीके से ये सीक्वेंस एपी का क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, और ऐसा 10th स्ट्रिंग तक हुआ है। मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखता हूँ, आपको समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझो। ऐसा जो हुआ वो 10th स्ट्रिंग तक ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद उल्टा होता है, 10th स्ट्रिंग के बाद जब 11th नंबर की जो स्ट्रिंग आती है, फिर उसमें क्या होता है, पर्ल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2 और गिलास डिक्रीज हो रहे हैं 1, मतलब 19 तक, सही बात है, टोटल 19 है। इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया गया। तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो पहला देखते हैं, कह रहे विच व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फॉर्म बाय द ग्लास एंड पल्प। भैया ये कह रहे हैं कौन सा सीक्वेंस बनेगा, कई टाइप के सीक्वेंस होते हैं, ये जो बनेगा ये हमारा एपी बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप कहीं सर हमारे सिलेबस में तो एक ही है, सही बात है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। वैसे जीपी भी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है विच टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये कौन सा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आंसर 1 नंबर का, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ग्लास इन 9th स्ट्रिंग ऑफ द ग्लास की बात करें, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझना, ये बहुत ही सिंपल है। ये आपसे कह रहे हैं कि जो पहले नंबर की जो स्ट्रिंग थी इसमें एक गिलास की रॉड थी, दूसरे नंबर की स्ट्रिंग में 2 थे, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है, और तीसरे नंबर वाले में 3 होगा। तो ऐसे ही 9th स्ट्रिंग वाले में कितने होंगे, ये 9 ही तो होंगे यार। तो बहुत ही सिंपल है। अब आप कहेंगे सर इससे करके कैसे हैं, तो सिंपल है, 1, 2, 3 डॉट 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 एपी बन रही है। तो 9th का पूछा तो A9, तो फॉर्मूला लगाइए A प्लस n माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी। बच्चों वाला है लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर वे से आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 9 से बन गया 8, और डी कितना, डी भी 1 है, 2 से बन गया 1, तो आंसर 9 आ गई डायरेक्ट। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, और जो ये नीचे 2 क्वेश्चन थे यार, ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही अच्छे। इन्हीं के लिए बस ये वीडियो बहुत आपके लिए लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहे आप बताओ इस पूरे सीक्वेंस में एपी, जो अब तो खैर पता लग चुका है एपी, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने कितने ग्लास हैं, और टोटल नंबर ऑफ पल्स कितने। क्वेश्चन ये मतलब आप काउंट करके बताओ टोटल की पल्स कितने हैं और ग्लास कितने। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और मैं अब सॉल्यूशन को बड़ा करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, अब आ जाओ भैया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको अलग से एकदम देसी तरीके से समझाने की कोशिश की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा होता कितने गिलास है, तो ग्लास की बात करते हैं। हमने ये टोटल जो यहाँ से लेके ये था 19 स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, 19, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग में ग्लास 1 होगा, सही बात है, दूसरे में 2, तीसरे में, ऐसे 10 तक तो 10 आए हैं। फिर 10th स्ट्रिंग के बाद गिलास का एक एक डिक्रीज होना हुआ है। तो 10 का 9, फिर 8, फिर 7, और फिर 6, 5, 4, इस तरीके का हमारा ये हुआ। अब कह रहे हैं कि भैया इनको ऐड करना, तो यार बहुत ही सिंपल है। अब आप नॉर्मल ऐड करके बताना, क्योंकि ये सिंपल है, आप ऐसे ऐड कर नहीं भैया, एपी बन रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एपी बन रही है। तो इसमें 10th टर्म है 1 से लेके 10 तक। तो फॉर्मूला क्या होता है हमको बहुत अच्छे से पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार देखो
जब केस स्टडी करने बैठे तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो 10th टर्म है तो एन की जगह 10 टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे। 10 माइनस वन इंटू डी, डी कितना 2 से बन गया 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगी एक ए पी ये भी बन रही, 9 से लेके 1 तक ए पी है, इसमें 9 टर्म है तो एन की जगह 9 आएगा तो 9/2, 2 इंटू 9 फर्स्ट टर्म कितना डियर 9 इंटू एन मतलब 9 - 1, और 8 में से 9 जाएगा तो डियर -1 आएगा। कितना आएगा जी -1। तो जब हम इसका सम करेंगे और इस वाले का सम करेंगे तो आंसर आएगा 100। मतलब जब 1 से लेकर 90 स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने डियर 100 है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए, बेसिक था। ऐड करने वाले कैलकुलेशन देखो यार, 2 बन जाए 2, 10 1 9, तो 9 और 2 11, 5 जा 55, और ये हमारा 18 से 8 गया कितना हो जाए 5, तो ये 45 हो गया। ऐड कर लो इसे, ठीक है। तो हमारे फॉर ग्लास मतलब ग्लास का मुझे पता लग गया। अब आती बात पर्ल की, तो अब देखो पल्स के ऊपर बात करते भैया, आ जाइए। अब देखिए जो पहली स्ट्रिंग थी उसमें 100 है, मैंने लिख दिया। सेकंड वाले में 2 कम 98, तीसरे वाले में 90, ऐसे ही 100 तक जा रहा है। सॉरी 10th स्ट्रिंग तक तो ऐसा ही कम हुआ है, 10th तक ऐसा ही कम हुआ है। तो पहली स्ट्रिंग में 100, फिर 98, फिर 90 से ऐसे ही 10th वाले में 82 होगा। तो इनका सम फाइंड करेंगे पहले, यहाँ इनका सम फाइंड करेंगे। 10/2 2a कितना 100 इंटू 10 - 1 इंटू डी, डी कितना -1, 98 से 100 गया तो -1, तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 910। अब जैसे ही 82 के बाद 11th स्ट्रिंग जो आएगी वहाँ पे 2 ऐड होना स्टार्ट हो गया है, तो 84 86 88, अब 10 स्ट्रिंग तो हो चुकी, टोटल 19 है तो 9 तक जाएगा, तो 92 94 96 90 100। अब टोटल टर्म्स 9 है, इनका सम फाइंड करें तो 9/2 2a कितना फर्स्ट टर्म 84, 9 तो है n-1 इंटू डी, 86 से 4 गया 2, तो भैया इसको ऐड किया तो ये 828 आया। टोटल हमसे पूछे थे तो 910 और प्लस 828 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1700। मोस्ट जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते, क्योंकि हमने बहुत ही ये जो चीज़ें लिखी ना मैंने, ये सब देसी तरीके से आपको लिख के समझाई, मतलब जिससे आप फील कर पाएँ क्वेश्चन को एक्चुअली में। तो ये बेसिक सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी की तरफ से जो बन सकता था, और ये आप सब लोग केस स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके यार बताइए। बहुत जल्दी आप लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर हो जाएंगे, उम्मीद यही है। फिर भी चलो सब्सक्राइब ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले, आपको जो भी डाउट है आप अपना डाउट भेजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी कैसे भी डाउट्स हैं आपके अंदर भेजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है, तो एज़ यूजुअल जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो। आपको पता है कि मैं पहले से सॉल्यूशन करके रखता हूँ, इसलिए एक बार आप लोग ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो ये आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो देख के आप मेरे लॉजिक का यूज़ कर रहे हो, जबकि आप पहले अपना लॉजिक लगाइए, फिर अगर नहीं होता है देन उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करते, कहते हैं अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटेड टाइल विद 200 स्क्वायर टाइल, मतलब स्क्वायर टाइल से कितनी 200 है। ये जैसे इस तरीके से डायग्राम में आपको दिखाया गया, इसका नाम ये केस स्टडी, मतलब किसी केस की हम लोग स्टडी करते हैं। कह रहे हैं एक हमारा फ्लोर है, इस तरीके से ये फ्लोर है, इसमें स्क्वायर टाइल लगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है इनकी। इस तरीके से स्क्वायर टाइल कितनी लगी 200 लगी हुई है, कितनी लगी हुई जी 200 लगी हुई है। कह रहे अगर उनके टाइल का जो साइज़ है अगर वो 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर वो मैं आपसे कह रहा हूँ मान लो वो 10 सेंटीमीटर की लगी हैं, तो अब उसका साइज़ कर दो 11 सेंटीमीटर। यूनिट का मीनिंग है यहाँ पे या तो सेंटीमीटर है या मीटर, जैसा भी आप लोग यूज़ करें टाइल को। तो उसी फ्लोर पर 128 टाइल लगती है। सही बात है, जब उनकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ जाएगी तो टाइल्स कम लगेंगी। तो इस तरीके का ये केस स्टडी में आपको बताया गया यहाँ तक। फिर उसके आगे जल्दी से एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कह रहे हैं लेट कर लो कि उसकी जो साइड एक्स है, ठीक है, स्टार्टिंग में साइड कितनी एक्स थी, इसमें x+1 हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। फिर कह रहे हैं अगली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, और आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो ये इस तरीके का बेसिक सा हमारा एक ये क्वेश्चन है, हमने पहले से ही सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, इसलिए जिससे टाइम बच जाता है और मैं ज़्यादा लॉजिक पे काम कर पाऊंगा। तो इस तरीके का ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, हम लोगों ने पढ़ लिया, मैं सॉल्यूशन को करता हूँ जूम आउट, जो कि आपके काम का है। पहले इसको हम लोग अच्छे से जूम आउट करके यहाँ से एक एक करके चीज़ें समझते हैं। देखिए 200 टाइल लगी थी,
कह रहे हैं इसकी जो टाइल है उनका जो लेंथ है वो एक्स इन्होंने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बोला है। अगले केस में 128 टाइल है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी x+1 और ब्रेथ भी x+1 क्योंकि भाई स्क्वायर टाइल है। तो अगर मैं बोलूँ इस फ्लोर पे कितनी टाइल है उनका एरिया क्या होगा, एक टाइल का एरिया तो एक्स स्क्वायर हो गया और कितनी टाइल है 200, तो इस वाले का एरिया होगा 200 एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर अगर x+1 है तो इस टाइल का एरिया हो गया x+1 का होल स्क्वायर। कितनी टाइल से 128 और दोनों ही केस में एरिया तो इक्वल है क्योंकि फ्लोर का जो एरिया वो तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा चाहे टाइल आप कितनी बड़ी या फिर छोटी लगाओ। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। तो ये पहले का आंसर हो गया कि हमने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनाई उसको हमने लिख दिया। अब कहते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। चलो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे ये था इसको सॉल्व कैसे कर, मैंने 8 से कैंसिल किया, 8 से 200 को किया 25 टाइम्स गया, 128 को किया तो 16 टाइम गया। अब 16 का x+1 का होल स्क्वायर था तो a+b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पे 16 से अंदर मल्टीप्लाई तो 16x स्क्वायर, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32 है। अब ये 25x स्क्वायर है, ये 16x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर से 16x स्क्वायर को अगर आप माइनस करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 9x स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है, 32 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 इधर जाएगा तो माइनस का। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख दिया। अब कह रहे कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। अब यहाँ पे इसके फैक्टर का रूल क्या है, या देखो क्लास 8th का क्वेश्चन बन गया, चलो फिर भी नियम कहता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 और कांस्टेंट है 16, इनका मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 9 के फैक्टर होगा 10। अब यहाँ से कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करनी कि 32 आ जाए, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 से 2 2 जा 4, 4 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आएगा 32। अब वही हमको लेके आना था लेकिन माइनस का लाना था, तो माइनस का 36 और प्लस का 4 कर दिया। तो माइनस का 36 है प्लस का 4, इन दोनों में से 9x कॉमन आ रहा तो ये x-4, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा तो x-4, ये x-4 ये भी, x-4 ये भी है, तो x-4 बाहर आ गया, 9x प्लस 4 बचा। x-4 को रखा 0 के इक्वल तो x बराबर 4 और इसको रखा 0 के इक्वल तो x की वैल्यू माइनस का 4/9, तो x का आंसर कितना आ गया जी 4 आ गया। मतलब जो टाइल्स थी उनका जो साइड है वो 4 हो गए। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि इसी x की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और हमारे पास जो ये, इसको मैं हटाता हूँ, जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या ये रही, तो माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस का 32, तो माइनस माइनस प्लस का 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर है 32 माइनस 4। आपको बता दूं ए बी सी क्या होता है नॉलेज के लिए, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है मतलब 9, बी होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है मतलब माइनस का 32 और सी होता है कांस्टेंट मतलब माइनस का 16। इस तरीके हमने वैल्यू पुट की, इसका मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर 1600 आया, 1600 होता है 40। प्लस माइनस का साइन का मीनिंग है एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो, 32 प्लस माइनस 40/18 है, एक बार प्लस लिया। तो चलो मैं इसको हटा के यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये चीज़। 32 एक बार प्लस लेंगे यहाँ पे तो प्लस 40/18 और एक बार इसी जगह यहाँ पे हमने माइनस साइन लेके इनको दिखाएंगे। तो माइनस कभी एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि टाइल्स की जो लेंथ होगी वो नेगेटिव कैसे होगी, तो यही आंसर हो जाएगा 32 प्लस 40 72 और 72 में 18 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 4। तो इस तरीके से वेरी सिंपल क्वेश्चन था। और आप लोग केस स्टडी क्वेश्चन में एक चीज़ देखेंगे, अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता है तो आपसे केस स्टडी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सर ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है ये कहीं अलग से आता, कहीं अलग से नहीं आते, कंसेप्ट सारा यही है। बस आपको क्वेश्चंस की जो स्टडी है, केस की जो स्टडी उसको अच्छे से करना पड़ेगा, बाकी बेसिक तो आपको आना चाहिए। ऐसे ही केस स्टडी के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। फिर भी अगर कोई एडवाइस है या आपके कोई बहुत बड़े डाउट्स है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से मैं बना के इसी वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी का। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो एक बार अच्छे से।
तो आई होप कि आप लोगों ने मीनिंग समझ लिया होगा, क्योंकि केस स्टडी का इसका मीनिंग है केस स्टडी। पहले जो केस हुआ उसकी आपको स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार जल्दी मैं भी आपको इसका मीनिंग बता दूं। February 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। मतलब इंटरनेशनल बुक गिविंग डे, मतलब आप लोगों को बुक्स देनी है, इस टाइप का सेलिब्रेट कर। मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। 14 फेब को हमको केवल एक ही दिन याद है, तो उसको छोड़ के ये लोग ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स और द वेरियस सब्जेक्ट टू अ पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब वो डोनेट कर रहे हैं। वो हिस्ट्री की बुक 96, साइंस की 240 और मैथमेटिक्स की 336। दीज बुक हैव टू बी अरेंज इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। तो मैं स्टैक पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ। जिन बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा बहुत लिटिल बिट नॉलेज है, तो लोग स्टैक और फीफो, तो ये मतलब स्टैक है और क्यू, दो ये आराम से पढ़ेंगे, लीफो फीफो। तो हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। स्टैक का मीनिंग आपको बता दें। स्टैक मीन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक सच दैट, मतलब बुक्स को कैसे अरेंज किया स्टैक में। ये जो मैंने पहले से इमेज बनाकर रखी इस तरह, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक को स्टैक को रख दिया। अदरवाइज आप इसके और डीप में जाएंगे तो एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो केवल कंप्यूटर के बारे में जब आप लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे तब की बात है। बट यहाँ पर स्टैक का मीनिंग ये है कि बुक्स एक के ऊपर एक को इस तरीके से, मैंने पहले से इमेज को यहाँ पे रखा हुआ है। ईच बुक कंटेंस बुक ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब एक जो स्टैक है, जैसे सपोज ये स्टैक हिस्ट्री की बुक का होगा तो इसमें केवल हिस्ट्री की ही बुक्स होंगी। अगर ये स्टैक मैंने मैथमेटिक्स की बुक का बना दिया, इसमें मैथमेटिक्स की ही बुक होगी ओनली। एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द ईच स्टैक इन द सेम। देखो वैसे तो खैर मैं ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से मैंने बताया था, लेकिन केस स्टडी है तो चलो फिर से आप लोग एक बार ये बात बता देते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है सेम। जैसे ही सेम शब्द आ जाए सेम, तो हमको समझ जाओ क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। ये आप रट भी लो, अदरवाइज नॉलेज के लिए आपको बता भी देते हैं। ये कह रहा है कि इतनी इतनी बुक्स हैं, इनको स्टैक मिनिमम नंबर। जैसे ही यहाँ पर बच्चे ने देखा मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, बच्चा कहेगा सर मिनिमम आ रहा तो एलसीएम होगा इसमें। बस यही लॉजिक है। मिनिमम स्टैक मतलब जितने स्टैक कम होंगे, कम से कम, तो कम से कम स्टैक कम होंगे जब स्टैक में मैक्सिमम बुक्स होंगी। आपसे बोला गया कि स्टूडेंट को कम से कम एक रो में लगा दो, तो कितनी रो होंगी? अगर रो में जब ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही रो कम होंगी। तो रो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर रो में होंगे मैक्सिमम, तो एचसीएफ। और वैसे भी अगर इस कंसेप्ट से क्लियर नहीं, सेम शब्द आए तो आपको यहाँ पे एचसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये यार एक्चुअली में केस स्टडी जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो ये मानकर चलता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं। बेसिक में बार बार मैं उसी को ही बताऊंगा तो फिर केस स्टडी का वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर अब क्वेश्चन पे आते कहते हैं हाउ मैनी बुक्स आर अरेंज इन द ईच स्टैक। हर स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी? अब एक बच्चा ये सोचे कि सर हर स्टैक में कितनी बुक आएंगी। अब ये रहा, जैसे ये स्टैक है। अब एक कहते सोचे ऐसी कि सर हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 96 है तो इसमें 96 बुक्स रख दो। सर साइंस की 240 है, इसमें 240 बुक्स रख दो। लेकिन नहीं, कंडीशन कह रहे सेम सेम बुक आनी चाहिए। अगर इसमें भी अगर आपने 96 रखे तो इसमें भी 96 रखो, इसमें भी 96 रखो। तो ऐसे में हमको करना क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ इनका कि एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ निकालने मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा, मीनिंग समझाए थे। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक। कह रहे मैथमेटिक्स की बुक के कितने स्टैक होंगे, तो देखते हैं इसको। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक। तो इस टाइप का हमारा ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। किस पे आते हैं जी? सॉल्यूशन पे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, तो इसको मैंने छोटा कर दिया। और इसको तो चलो अब मैं डिलीट ही कर देता हूँ स्टैक वाले को। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलो इससे पहले यहाँ पे ये हटाते हैं। ठीक है, मैं पहले से सॉल्यूशन इसलिए करके रख लेता हूँ कि जिससे आपको ये ना हो कि यार वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। सिर्फ ये काम इसलिए हो रहे हैं कि जिससे वीडियो लेंदी ना हो। चलिए अब इतने में आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे इनका एचसीएफ फाइंड किया। तो एचसीएफ आपको पता है 96 के फैक्टर करे, 240 के, 336 के, तो जो कॉमन नंबर आते हैं 48। मतलब इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 48। मतलब जो हिस्ट्री की
और साइंस की और मैथमेटिक्स की जो स्टैक बनेंगे उनमें 48 बुक्स रखी जाएंगी। तो हिस्ट्री की देखो 96 है टोटल बुक, 48 से डिवाइड करो तो 2 टाइम जाएगा। इसका मीनिंग समझो रहा, इसका मीनिंग ये है कि हिस्ट्री की 2 स्टैक बन जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनके बीच में कितनी बुक्स रखी होंगी 48 48 48। और 48 एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। इन तीनों नंबर्स को और भी काफ़ी नंबर्स हैं जो डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैक्स बड़े से बड़ा नंबर 48 है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। और इन्होंने बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक और मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ, तो इसलिए 80 अपने निकाला। चलिए फिर ये कह रहे हैं कि कितने स्टैक होंगे मैथ्स की बुक के, तो मैथ्स की बुक कितनी 336 और 48 से आप डिवाइड कर दो, मतलब मैथ्स की बुक के 7 स्टैक होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें बोला गया कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक, तो हिस्ट्री के 2 हो गए भैया 48 से हमने डिवाइड किया, साइंस के 5 हो गए 48 से हमने डिवाइड किया, मैथ्स के हमको पता है 7, तो कितने स्टैक हो गए इन सबको ऐड कर दो, 7 + 5 + 2, तो कितने स्टैक हो 40 स्टैक हो गए। अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री की बुक है, साइंस की बुक है और मैथमेटिक्स की बुक, उनकी विड्थ गिवन है, मतलब ये मान लीजिए कि ये मैंने आपकी बना दी हिस्ट्री की बुक, तो इसकी विड्थ कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही साइंस की 2.2 और इसकी 2.5, तो कह रहे हैं देन द फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री की जो बुक है या साइंस की जो बुक है या मैथमेटिक्स की जो बुक है उनकी हाइट कितनी रहेगी, तो हिस्ट्री की एक स्टैक में बुक्स कितनी 48 और एक की हाइट है 1.8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई किया 86.4 सेंटीमीटर। एज ए साइंस में 48 × 2.2 क्योंकि उसकी 2.2 हाइट है। अब ये सर 48 क्यों आ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं ईच स्टैक, हर स्टैक में 48 बुक्स हैं, तो एक बुक की हाइट अगर 1.8 है या 2.2 है या मैथ्स की 2.5 है तो उनका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी हाइट पता लग जाएगी। तो केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से अपना फोकस करना है, इन कंसेप्ट को समझना है, और मैं हर दिन 95+ वाली सीरीज़ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स में एक चीज़ और ध्यान दो कि हम लोग क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे काम नहीं करें कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिए या फिर हमने 1000 क्वेश्चंस कर लिए, नहीं, आपको कंसेप्ट पर जाना है, भले ही आपने 45 क्वेश्चंस करे हों या फिर 50 क्वेश्चंस करे हों। अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो बोर्ड में कैसा भी घुमाकर कैसा भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आप लोगों से हो जाएगा। और फिर भी मैं केस स्टडी या सर रीज़न की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कैसा भी डाउट हो रहा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, लॉजिकल है। इसमें एक बेसिक सी सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे लोग करके आते हैं, तो सबसे पहले एज यूजुअल वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं अच्छे से। कह रहे अ मैन एक्सेप्ट अ पोजीशन विद द इनिशियल सैलरी ऑफ 5200 पर मंथ, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल बी रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज 320 इन एवरी नेक्स्ट मंथ, इसको ध्यान से देंगे। एंड ही ज्वाइन द जॉब ऑन 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2022 को उसकी जॉब लगी है। एंड ही रिसीव हिज सैलरी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और ये एज यूजुअल है, कभी भी आपको सैलरी जब मिलती है तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही आपको मिलती है। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है कि कोई मतलब सर बेसिक है, इसमें आप बोले थे ना लॉजिक है, लॉजिक क्या है, इसमें एक मिस्टेक्स आप लोग करके आएंगे। चलो मैं पहला ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसको देखते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बाद में मैं दिखाऊंगा, पहले नॉर्मली सॉल्व करते बच्चे करेंगे कैसे। कह रहे फाइंड द अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव ऑन 30th नवंबर 2020, 30 नवंबर, मतलब उसकी 1 मार्च 2022 को जो सैलरी है वो 5200 रुपये है। नॉर्मली बच्चे करते क्या, और उसकी एवरी मंथ 320 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। तो नॉर्मली बच्चा करता कैसा है कि मार्च में एक सैलरी मिलेगी, एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 3 और ये 4 और ये 2, 9 मंथ्स हो गए। तो नॉर्मली बच्चा करता क्या कि 5200 रुपये सैलरी लेके प्लस 9 ×
320 करके आ जाता, जो कि एकदम गलत है। बस इसी को हम लोग समझें क्यों गलत है, इसको देखिए जरा, कि जो उसकी पहली सैलरी मिलेगी यार मार्च वाली, वो तो 5200 ही होगी। वो सैलरी तो इंक्रीमेंट तो उसको अप्रैल से मिलेगा ना, अप्रैल से। तो इसका आंसर आएगा 5200 रुपये प्लस 8 × 320। ये मैं नॉर्मली, खैर ये क्वेश्चन एपी का है, बट इसे एक जनरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जनरल तरीके से। नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 5200 रुपये जो है वो तो उसको मार्च में सैलरी मिलेगी, उसके बाद 320 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा, जो कि 8 मंथ उसको मिलेगा। इस तरीके का ये बेसिक सा जो मिस्टेक थी, जो नॉर्मल बच्चे कर देते। चलिए सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं वैन विल ही गेट 10,000 रुपीज़ ऑफ हिज मंथली सैलरी, उसकी सैलरी कितने मंथ में 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। एंड फाइंड द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एक साल में वो टोटल कितने रुपए कमा लेगा। एंड व्हाट विल ही टोटल अर्निंग इन 36, उसके कितने महीने में उसकी सैलरी 36,000 हो जाएगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं। एज़ यूजल मैं पहले से ही सॉल्यूशन को करके रखता हूँ, और क्योंकि जिससे क्या होता है वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए पहला आप लोग क्वेश्चन तो याद रहेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में था क्या। इसको मैं इस तरफ करता हूँ ये, और इसको मैं थोड़ा सा ये लेके आता हूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन तो आपको मैं साइड में बताता रहूँगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए जी इसको हटाते हैं, आ जाइए। और उसकी सैलरी 5200 रुपये है, ठीक। फिर उसके बाद 320 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी अब सैलरी कितनी होगी 5520, उसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जाके उसकी सैलरी जो है नवंबर में 30 नवंबर 2020 में कितनी होगी। तो हमने काउंट किए थे मंथ 9, तो A9 फाइंड करना, क्योंकि AP1 नहीं है ये, और ए होता है A + 8D, तो ए की वैल्यू 5200, और 8 × D कितना डिफरेंस इसका 320 मल्टीप्लाई का आंसर आया 7760। कह रहे हैं कि यार उसकी जो सैलरी है कितने मंथ बाद उसको सैलरी 10,000 रुपीज़ मिलेगी। तभी उसकी सैलरी 5200 है, फिर उसकी सैलरी में 320 का इंक्रीमेंट हुआ, 5520 होगी। ऐसे ही कर करके सैलरी कब 10,000 रुपीज़ होगी, ये हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा इनसे। तो चलिए देखते हैं जी। तो हमने ये लेट किया कि मान लो n मंथ्स में उसकी सैलरी जो है वो 10,000 हो जाएगी। तो लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 10,000 होगा। तो an बराबर a + n - 1 × d, an लास्ट टर्म है, a वही 5200, n फाइंड करना, d कितना 320। कैलकुलेशन है, इसको इधर जाके माइनस किया, और n - 1 × 320 से डिवाइड किया, तो n जो निकल गया 16, मतलब 16 मंथ बाद उसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट जो इसमें बोला गया था वो ये था कि उसकी एक साल में जो उसकी सैलरी है, एक साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। और इसी के साथ और है कि 36,000 सैलरी कितने महीने टोटल उसको मिले, टोटल हो जाएगी, मतलब कितना, जैसे एक महीने में उसे मिले 5200 रुपये, फिर अगले महीने 5500 भी, ऐसे ऐड कर कितने महीने वो टोटल 36,000 रुपये अर्न कर लेगा। 2 क्वेश्चन इनको याद रखना, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। चलिए जी मैं इसको इधर हटाता हूँ और इसको लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब देखिए जी, कह रहे हैं कितने महीने में, एक साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। मैंने कहा S12, क्योंकि हमको सम फाइंड करना है कि टोटल सैलरी कितनी वो एक साल में कमा लेगा। तो फॉर्मूला यार वो होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो n क्या होता है कितने मंथ में, तो 12 मंथ है। a होता है फर्स्ट टर्म 5200 है, n - 1 12 - 1 11, क्योंकि 12 मंथ का पूछा है, और टू बस। तो इसको कैलकुलेट किया और आंसर आया 83,520। तो यार मैं कैलकुलेशन पहले से ही करके रखता हूँ। अगर आपको इनमें ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मान के चलो केस स्टडी यार आपके लिए फिर बहुत दिक्कत है। केस स्टडी क्या, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले से ही मान कर चलता हूँ बच्चों को प्लस माइनस तो आने चाहिए। अब कोई बच्चा सोचे सर ये कैसे आ गया आंसर, ये मतलब आपने क्या किया, तो भैया 2 का डिवाइड 12 में 6 आया, इसका मल्टीप्लाई क्या ये आया 11 × दिस, और उसको ऐड कर दिया। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूँ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। टारगेट क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि वीडियो लेंथी हो। चलिए जी लास्ट पार्ट जो और करके है, कह रहे हैं कि कितने महीने में वो 36,000 रुपये कमा लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
तो भाई एस एम एन का मान लो एन मंथ्स में, तो एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन 36,000 एन अपॉन टू और ए की वैल्यू दिस एन माइनस वन इंटू 320। अब ये क्या है कि 2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, तो 160 आ गया। 2 का डिवाइड दोनों में ही होगा, तो ये आंसर निकल गया है एन 5200 हो गया ये, और ये एन माइनस वन इंटू 160। फिर अब एन का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो एन का ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब 160 एन का एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हुई है, तो ये हमारे पास एक बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसके आपको फैक्टर करके दिखा दिए कि ये हमारे फैक्टर होंगे। चैप्टर 4 का ये बेसिक क्वेश्चन बन गया। अब n के दो आंसर आएंगे 6 और माइनस 75.2। माइनस 75.2 तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि कभी मंथ नेगेटिव नहीं होंगे। तो मतलब एन इज इक्वल टू 6, मतलब कहने का मीनिंग है आफ्टर 6 मंथ जब उसको 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी, उन सब का सम कितना होगा 36,000। कैलकुलेशन है ये, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर मैंने पहले से करके इसीलिए दिखा दिए इसमें कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन पहले रखने से केवल वीडियो छोटा करना मेरा टारगेट है, कंसेप्ट आ जाए आपको समझ में। तो मुझे नहीं लगता इस पूरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी और प्रीवियस ईयर्स पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। फिर भी कोई अगर आप लोगों को एडवाइस देनी हो कि अगर तुमको लगता है कि सर ये जो कंसेप्ट आप डायरेक्ट लिख देते हैं, आप हमको सिखाइए कैलकुलेशन का, तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, क्योंकि एक्चुअली वीडियो आपके लिए ही बन रहे हैं, कोई मुझे अपना रिवीजन नहीं करना है। तो आप लोग कमेंट करके इस चीज़ को बताइए। ऐसे ही आपको केस स्टडी के 10 मार्च तक, मतलब 10 मार्च को आपका पेपर है, तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा 50 केस स्टडी क्वेश्चंस अपलोड करूँ, और ये गारंटी कि इससे बाहर नहीं जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में एक्चुअली ये कहना कि इससे बाहर या अंदर नहीं, कंसेप्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ी मेहनत भी हो रही है, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और अंदर से एनर्जी बढ़ेगी। कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है, जो पिछली साल ही आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था सेट 1 में। तो एज़ यूजुअल जल्दी से क्वेश्चन को आप रीड आउट करो, वीडियो पॉज करके कोशिश करिए खुद से सॉल्व करिए। बेसिक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कहेंगे, लेकिन बेसिक है बहुत ही, मतलब अगर आपको सर्कल का कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, बाकी में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, मैंने इसीलिए पहले से सॉल्यूशन करके रखता हूँ। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आते करें। अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। एक ये डायग्राम दिया गया, एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में बैकयार्ड है। AB है 7 सेंटीमीटर, BC है 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखिए। A circular pit was dug inside in such that it touches all the walls AC, BC and AB। इसके बीच में हमने एक क्या किया, डग आउट किया है एक सर्कल के शेप में, जो कि तीनों बाउंड्रियों को इसके टच कर रहा है। AP एक्स है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो AP है वो हमको एक्स बोला गया है। तो चलिए पहले AP पर आते हैं। जो AP पोर्सन है, मतलब ये जो पोर्सन है इस जगह का, ये हमारा क्या एक्स मीटर AP इतना दिया गया। तो कह रहे रीड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन द टर्म्स ऑफ एक्स। AR हमारा पोर्शन ये रहा, हमको फाइंड करना AR यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि क्लास 10th में चैप्टर 8 सर्कल में हमने पढ़ा, सॉरी 10 में, वो ये है कि हमारे पास अगर एक इधर बना, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर हमने एक पॉइंट लिया है, तो उसे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और वो दोनों टेंजेंट की जो आपस में लेंथ होती है वो क्या होती है जी, इक्वल होती है। दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ऐसे ही जो AR है और AP है, क्योंकि सर्कल के बाहर एक पॉइंट A है, तो जो AR है और AP उनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो AR है वो ही हमारा क्या होगा डियर, AP। तो AR भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बीटा। पहले का तो सिंपल सा आंसर होगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे बाय द थ्योरम। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कि सर AP और AR इक्वल कैसे हो गए। यार मैंने बताया ना कि अगर ये पॉइंट A है, ये R है और ये P है, तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। इतना आप वहाँ पे लिख सकते हो। पहले का आंसर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो इसमें कोई, और कभी भी आप केस स्टडी क्वेश्चंस करने बैठे तो ऐसा टीचर एज्यूम करता है
कि आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, उस मतलब एनसीईआरटी बेसिक आपको आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं कि राइट द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है बी क्यू ओ आर, ये रहा देखो बी क्यू ओ और आर। ये आपको बताना ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बेसिक कंसेप्ट क्लास 9 का। ओ सेंटर है, ओ से मैंने क्यू को मिलाया। क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी टेंजेंट का है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये वाला दिखाते हैं, जिस पॉइंट पर ये टच करता है, जिस पॉइंट पर इसने टच किया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो एंगल हमेशा 90 बनता है। ऐसा क्लास 9 में हमने प्रूफ किया है, पढ़ा नहीं, प्रूफ किया है। तो ओ से क्यू को मिलाया एंगल 90, ओ से आर को मिलाया एंगल 90, और एंगल बी 90 दिया गया है। एंगल जो बी है वो 90 दिया गया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90, तो फिर ये भी 90 होगा। तो चारों एंगल 90 हैं। हो सकता है ये रेक्टेंगल हो सकता है ये स्क्वायर। चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा इसमें कि हमको पता है बी क्यू और बी आर भी तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर है और ये टेंजेंट ड्रॉ है बी आर और बी क्यू। तो बी आर और बी क्यू इक्वल है। तो कन्फर्म है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल अगर 90 है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो कन्फर्म है वो क्या होगा? स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल में क्या होती है ना, अपोजिट साइड से इक्वल होती है। यहाँ तो एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये इसके इक्वल, तो चारों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो गई और चारों एंगल 90। कन्फर्म है ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो सेकंड का आंसर हो गया स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन से आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं। अदरवाइज आप बता सकते हैं कि एंगल क्यू इज 90, एंगल आर 90। क्यों? क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं एंगल 90 बनता है। तो आप लिख सकते हैं ज्वाइन द सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना आप लिख के आ सकते हैं। सो एंड यहाँ पे आप लिखे बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर, सो इट इज़ अ स्क्वायर। आप इतना करके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर एक प्रॉपर वे में आंसर देना है तो आप इतना करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन सिंपल थे, इसीलिए मैंने उनको इसी पे आपको कंसोल, जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इसको कंसोल कहते हैं, तो कंसोल पे ही मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया। बाकी के जो दो आंसर हैं जो थोड़े लेंदी लगे तो मैंने उनको पहले से ही लिख लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसको हटाता हूँ मैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ और अपने इस आंसर को मैं आगे जूम करता हूँ जिससे आपको ये दिखता रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, मैं इसको लेके आता हूँ। इसमें क्या पूछा गया है मैं पहले ज़रा उस पर जाता हूँ। क्या इसमें पूछा गया है? तो पहले इसमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, मतलब पीसी की आपको लेंथ फाइंड करनी, पीसी इन द टर्म ऑफ एक्स, हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब पीसी बताना इन द टर्म ऑफ एक्स, फिर आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए ये था, चलिए इसको देखते हैं अब आ जाइए इस पर। अब यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है इसलिए कि टाइम ना बेकार ज़्यादा हो। अब तो ये पोर्शन हमने x कंसीडर किया था तो ए आर भी हमारा क्या हो जाएगा x। अब ये एंगल 90 है b, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 पूरा प्लस 15 का स्क्वायर, तो AC निकल गया 274। अच्छा अब देखिए AP x है, कन्फर्म है, ये तो गिवन था। AP x है तो PC क्या होगा? अगर इतना पोर्शन निकल के आया अंडर रूट 274 और ये पोर्शन x है तो PC क्या होगा? 274 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल के आ गया? PC निकल के आ गया। अच्छा, इन द टर्म ऑफ x निकालना था, आ गया। x की वैल्यू भी फाइंड करनी। चलिए अब देखते हैं AR जो हमारा x है तो BR कितना होगा? अगर आपसे मैं पूछूं BR कितना होगा? 7 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि AB पूरा x है, सॉरी AB 7 है और AR हमारे पास x है तो BR कितना होगा? 7 माइनस एक्स होगा। तो हमने लिखा BR क्या होगा? 7 माइनस एक्स, और जो BR होगा वो ही BQ होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपस में क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। अब हमसे मैंने आपसे कहा QC क्या होगा? QC
ये पूरा 15 है, 15 से अगर बी क्यू माइनस कर दें तो क्या क्यू सी निकल कर नहीं आ जाएगा, और यही हमने किया है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यही हमने किया है। तो क्यू सी क्या होगा, बी सी 15 है पूरा, उसमें से बी आर और बी क्यू बराबर, इसको माइनस किया तो आंसर आया 8 + x। और देखिए जो हमारा पीसी होगा, इसको गौर से, जो हमारा पीसी होगा, चलो मेरे को हटा दूँ इसको जरा, हट जाओ यार, कैसे कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ। जो हमारा पीसी होगा वही हमारा क्यूसी होगा, क्योंकि सी क्या है, उस सर्कल के बाहर का पॉइंट है। बस इतनी एक ही थ्योरम का बार बार इसमें यूज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, अच्छा, फिर पीसी और क्यूसी बराबर है, ठीक है। अब बस पीसी की वैल्यू 274 माइनस एक्स है, ये रही देखो, और क्यूसी हमारा कितना, 8 + x, इन दोनों को बराबर रख दिया। फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, माइनस के x इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 8 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये हमारा निकल के आया आंसर x। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट और करके जो पार्ट दिया गया उसमें ये था कि रेडियस r निकालो इन द टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। ऐसे में मैं आपको एक मतलब फॉर्मूला क्या, हम लोगों ने इसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से किया है, उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल टच करता हुआ बन रहा है और हाइपोटेन्यूज को सी से कंसीडर किया है, ये ए है, ये बी है, और ये रेडियस आर है, तो आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला, इससे हम लोग डायरेक्ट आर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप करने बैठोगे तो बहुत लेंदी होगा, इसका तो हम लोगों ने प्रूफ वगैरह सब कुछ किया, बट इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब यही है यहाँ पर कि आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो जो हाइपोटेन्यूज था वो 274 माइनस में था, तो उसको माइनस किया अपॉन 2। ये डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये ए ले लो, कोई भी एक साइड को ए ले लिया हमने, किसी भी एक साइड को ए, इस साइड को बी, और हाइपोटेन्यूज को हमेशा माइनस करते हैं सी। तो एक साइड 7 थी, एक साइड 15 थी, अपॉन 2, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने इस केस स्टडी को कोशिश की आपको समझाने की। देखो, केस स्टडी में क्या है, मैं इसको कंसोल पर इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें एक्चुअली में डायग्राम होते हैं। तो डायग्राम कब समझ आते बच्चों को, डायग्राम बच्चों को तभी समझ आएंगे जब हम उनको दिखा पाएँ आपको। मैं वाइट बोर्ड पे इसलिए इसको बता नहीं सकता, वाइट बोर्ड पे उतना इमेज नहीं बना सकता। अब कोशिश कर रहे हैं थोड़ा टेक्निकली साउंड होने की, तो आप लोग, एक टीचर एक कोशिश ही करता है, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं या कोई भी, कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ। फिर भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपको लग रही सर उतना क्लियर नहीं पाई, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस चीज़ को एडवाइस दें, फिर हो सकेगा उसको मैं और ज़्यादा बेहतर करूँ और इम्प्रूव करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, समझा दिया, और नहीं हो सकता आपको नहीं आया हो समझ में, या हो सकता है आ गया हो समझ में। तो जो भी डाउट्स हैं क्लियर करें, सबको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि सर ये डाउट हो रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा भी है, या टेक्निकली कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको बताइए। बट केस स्टडी में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करने बैठे हैं तो वो तभी करिए जब आपको एनसीईआरटी का बेसिक आता है। अगर बेसिक नहीं आएगा, क्योंकि हम ये टीचर्स मानकर चलते हैं, केस स्टडी बच्चा तभी करेगा जब उसको बेसिक आता है। बेसिक नहीं आता तो हम तो आपको बेसिक समझाएं या फिर हम क्वेश्चन को समझाएं, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग केस स्टडी तभी करेंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट आता हो। और ये 12 नंबर आपको देंगे यार, ये 12 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत ही सिंपल है ये। तो ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर का मैंने एक सिलेक्ट किया क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों से, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 13 जो मतलब ओल्ड बुक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एज़ यूजुअल इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके एक बार स्टडी करिए, फिर ट्राई करिए एक बार खुद से सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं अ मेटेलिक साइलो आर यूज फॉर फार्मर फॉर स्टोरिंग। देखो, अब यहाँ पे जो ये साइलो का मीनिंग सुन लो क्या है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो हमारे फार्मर्स लोग होते हैं वो ग्रेन्स को, अनाज को
कलेक्ट करने के लिए, मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए कुछ यूटेंसिल, कुछ बर्तन का यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा बॉक्स बोल सकते हैं। एक साइलो क्या होता है, एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है। वो किसका है, यहाँ पे मेटेलिक का है। तो इस नाम से थोड़ा आपको यार कंफ्यूज नहीं होना कि ये मेटेलिक साइलोज ये क्या शब्द आ गया। एक बस है कि आप ये मान के चलिए एक बॉक्स है जिसमें ये लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, जैसे इन्होंने बोला भी है। ठीक है, फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल माउंटेड बाई अ कोन। मतलब क्या, एक सिलेंडर है और माउंटेड बाई अ कोन, कोन के द्वारा माउंटेड, इस तरीके का हमारा ये फिगर है। अभी मैंने सॉल्यूशन एज यूजुअल पहले से ही करके रखा हुआ है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कॉनिकल पार्ट की सब रेडियस और हाइट के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसकी जो रेडियस है ये 1.5 है और इसकी जो हाइट है ये 2 मीटर है, 2 मीटर है। और ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस सेम है 1.5 और इसकी जो हाइट है ये 7 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन को कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, वेरी सिंपल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट, वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ मेटालिक सीड यूज, वो कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब सी एस से निकालेंगे किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और उसमें 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फाइंड द टोटल कैपेसिटी, मतलब आपको कोन का और आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उनको ऐड कर देना। इस तरीके का बहुत ही बेसिक ये एक क्वेश्चन दिया गया। और केस स्टडी हमेशा क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बट वो लैंग्वेज में होते हैं तो बच्चा लोग थोड़े से डर जाते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर लिया। मैं सॉल्यूशन को इसलिए यहाँ पहले से ही रख लेता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि वीडियो हमको लेंदी नहीं करना है। हमारा टारगेट है कि कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। वीडियो लेंदी करने का कोई हमारे यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो मैं पहले से ही सॉल्यूशन करके रखे, एक एक करके जल्दी से हम लोग इस पार्ट को समझते हैं। पहले मैं बोला गया था, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, कि स्लांट हाइट, क्या पूछा गया था, स्लांट हाइट हमसे पूछा गया था। तो स्लांट हाइट ये होता है, तो ये मैंने फिगर पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। और स्लांट हाइट अगर कोन, कोन की ही निकलेगी, कोन की अगर बात करें तो इस तरीके से हमारा ये कोन है, इसकी ये होती है स्लांट। स्लांट मीन्स होता है तिरछा। तो उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच होती है यहाँ पे हाइट और आर होती है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस 1.5 है तो 1.5 का होल स्क्वायर, हाइट है 2 तो 2 का स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड किया 6.25 और इसका स्क्वायर है 2.5। ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि 2.5 का जो होल स्क्वायर होगा डियर वो 6.25 होता है। 6.2, इसीलिए 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, उसमें सी एस एफ को जो कोनिकल पार्ट था ना उसका कर्व सरफेस एरिया पूछा था, मतलब पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है और आर कितना है 1.5। और यहाँ पे जो एल, एल मतलब स्लांट टाइप, हमने 2.5 निकाली, उसको हमने पुट कर दिया। केवल और केवल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आया, पॉइंट हटाया एक जीरो आया, अब हमको कैंसिल 25 4 ज़ा 100, फिर 2 2 ज़ा 4 और 11 बार गया, तो मतलब कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा 11.78 मीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, क्योंकि नहीं चाहता वीडियो को लेंथी करना। अगर आप 10th क्लास में हैं और केस स्टडी को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन। तो इसलिए कैलकुलेशन पे मैंने ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया। जो लॉजिकल कंसेप्ट है उस पर टाइम हम लोग कंज्यूम करेंगे ना। ठीक है, थर्ड पार्ट है सी एस सी ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। साफ साफ बोला गया, मतलब 2 पाई आर है। सी एस सी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 2 और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है इसकी 1.5 एज यूजुअल, जो कि मतलब हमारे कोन की है। हाइट जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट की 7 गिवन है, तो मैं 7 पुट किया, उसको सॉल्व किया तो आंसर आया 66 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई थी कि कॉस्ट निकालनी थी। ये 66 मीटर स्क्वायर तो उसका सी एस से आया, तो उस पर कह रहे 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो हमने क्या किया, 2000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस पूरी कॉस्ट में या तो उसको पेंट करना है या उसको कुछ भी करना है, उसको एक मेटालिक का बनाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1,32,000। बेसिक सी बात। चलिए जी, इसको पहले हटाते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया था टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल आपको क्या फाइंड करना है, टोटल आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोटल को कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन
एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करनी, सब कुछ फॉर्मूला सेम है। एच जो कोन की है वहाँ पे H2 है और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो एच है वो 7 है। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है, यही बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वो ये सोचेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये है पाई आर, ला उसको ऐड कर देते, ऐड करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये गलत हो जाएगा कि इसकी जो एच है वो अलग है और इसकी जो एच है वो अलग है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सिलेंडर की जो एच है उसको कैपिटल एच से इंडिकेट कर दीजिए और जो कोन की उसको स्मॉल एच से, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड रहेगा। या फिर आप अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3, आर की वैल्यू 1.5, एच है 2 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो वैल्यू पुट कर कैलकुलेशन एज यूजुअल भैया 13 चैप्टर मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन तो रहेगी। तो इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 54.21 मीटर क्यूब। मेरा केस स्टडी में पूरा फोकस ये है कि आपको कैलकुलेशन में या वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करूँ, उसकी लेंथ ज़्यादा बेकार ना हो। सॉल्यूशन और कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। और एक चीज़ है, जब आप केस स्टडी करने जाते हो तो पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएगी, आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है या आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो पहले उसको क्लियर करिए, फिर उसके बाद ठीक है। तो 50 केस स्टडी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। डेट शीट भी आ चुकी है आपकी। आपका 10 मार्च को, जैसा आपको पता है कि 10 मार्च को आपका पेपर है और आपको लगभग 9 दिन का ऑफ मिल रहा, तो बहुत ही अच्छा चांस है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो अभी से आप माइंड सेट करके रखिए कितना टाइम है, कैसे आपको एक प्लान करना है कि किस मंथ में कहाँ तक हमें क्या चीज़ कंप्लीट करनी। केस स्टडी में 50 अपलोड करूँगा और उन 50 के अंदर ही आपको 100% जितने भी केस स्टडी 12 नंबर के आते हैं आपको मिल जाएंगे। एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।